नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के पेपर 3 का टॉपिक प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं जो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाओं में काम आती है, अर्थात शरीर में विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस, एंटीजेंस, रोगजनक को नष्ट करने में कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है, जो कोशिकाएं प्रतिरक्षी तंत्र के अंतर्गत एंटीजेंस को और पैथोजेंस को नष्ट करने में काम आती है, उनको सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं, अर्थात प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से भिन्न भिन्न ऊतक और अंग पाए जाते हैं, जो शरीर में व्यापक रूप से वितरित रहते हैं। अर्थात प्राणी के शरीर में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रकार के ऊतक एवं अंग पाए जाते हैं, और इनमें ये कोशिकाएं व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से वितरित रहती है। अर्थात ये सेल ऑफ इम्यून सिस्टम किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती है, किन किन अंगों में ये पाई जाती है, इस आधार पर हम जिन ऑर्गनों के अंतर्गत ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है उनको 2 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखते हैं कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, उसके अंतर्गत कौन से ऑर्गन्स आते हैं। जो लिम्फोसाइट के परिपक्वन हेतु उचित सूक्ष्म वातावरण या माइक्रो एनवायरमेंट प्रदान करते हैं, थाइमस और बोन मैरो। अर्थात प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंतर्गत जो ऑर्गन होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं थाइमस और बोन मैरो। इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोसाइट जो हमारे इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं होती है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए एक माइक्रो एनवायरमेंट प्रदान करने का काम करती है। प्राइमरी लिम्फोइड अंगों में हीमोपोइटिसिस के दौरान निर्मित अपरिपक्व लिम्फोसाइट एक विशिष्ट एंटीजेनिसिटी के लिए उत्तरदायी हो जाती है। अर्थात बोन मैरो और थाइमस के अंतर्गत ये विशिष्ट प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। इनमें विशिष्ट एंटीजन के साथ क्रिया करने के लिए एंटीजेनिसिटी का गुण विकसित हो जाता है। स्तनधारियों में बी सेल्स का परिपक्वन बोन मैरो में तथा टी सेल्स का परिपक्वन थाइमस ग्लैंड में होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस 2 पाए जाते हैं। इसी प्रकार लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनको बी सेल्स और टी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। बी सेल्स अर्थात इनका परिपक्वन और प्रोडक्शन दोनों ही बोन मैरो के अंतर्गत संपन्न होता है। अर्थात हीमोपोइटोसिस जो ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हीमेटोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। तो बोन मैरो के अंतर्गत ये बी सेल्स का प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है, और इनका परिपक्वन और मैच्योरेशन भी इसी सेल्स के अंतर्गत या बोन मैरो के अंतर्गत हो जाता है। तो इस प्रकार की जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है उनको बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स होती है, इनका प्रोडक्शन या निर्माण तो बोन मैरो के अंतर्गत होता है, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा माइग्रेट करके थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाती है और वहां पर इनका परिपक्वन एवं मैच्योरेशन होता है। तो इस प्रकार से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो के अंतर्गत बनती है, लेकिन इनका मैच्योरेशन होता है वो अलग अलग जगह होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षियों और प्रतिजनों को नष्ट करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अलावा दूसरे जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। इनमें से मुख्य है लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट टिश्यू। माल्ट मीन्स म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइटिक टिश्यू, अर्थात हमारी जो स्किन की म्यूकोसा लेयर होती है उससे संबंधित जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है उनको माल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये माल्ट, लिम्फ नोड, स्प्लीन हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। इनके अंतर्गत ऊतकों एवं संवहनीय अवकाशों से एंटीजन को ट्रैप करते हैं। इन टिश्यूज़ के अंतर्गत, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंतर्गत हमारे ब्लड के द्वारा सर्कुलेट करने वाले विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस है, एंटीजेंस होते हैं। इन अंगों के अंतर्गत ये इम्यून सेल्स होती है, उनको ट्रैप या पकड़ करके नष्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। यहाँ पर हमने लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि इस इम्यून सिस्टम की अभी इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी तंत्र होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है जो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा पाई जाती है। तो इनमें से पहली है लिम्फोइड सेल्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, लिम्फोइड सेल्स दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोइड और बी लिम्फोइड सेल्स। इनका प्रोडक्शन बोन मैरो के अंतर्गत होता है और इनका मैचुरेशन अलग अलग सेल्स के अंतर्गत, अलग अलग अंगों के अंतर्गत होता है। लिम्फोइड सेल्स का उत्पादन बोन मैरो में होता है जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट सेल्स सतत रूप से रक्त एवं लसिका में परिसंचरित होती रहती है। कार्य एवं कोश के झिल्ली के घटकों के आधार पर लिम्फोसाइट सेल्स 3 प्रकार की होती है। अर्थात ये लिम्फोसाइट सेल्स होती है, इनको कई प्रकार से बांट सकते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेक्स्ट है टी सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट का उद्गम बोन मैरो में उपस्थित पूर्वगामी कोशिकाओं प्रीकर्सर सेल्स द्वारा होता है। इनका विभेदन एवं परिपक्वन भी बोन मैरो में होता है। अर्थात बी लिम्फोसाइट्स होती है, इनका प्रोडक्शन और परिपक्वन दोनों ही बोन मैरो। जो हमारे शरीर में बोन मैरो एक तरह से विशेष प्रकार का स्पंजी टिश्यू होता है। जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली बड़े आकार की हड्डियां होती है उनके मध्य में एक स्पंजी टिश्यू होता है जिसको बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे टांग की हड्डियां होती है उसके अंदर फीमर है, हमारी पसलियां होती है, रिब्स होती है, उनके अंतर्गत ये पाई जाती है। स्कल की बोन होती है उसके अंतर्गत ये बोन मैरो टिश्यू पाया जाता है। तो इस प्रकार से बोन मैरो के अंतर्गत बी सेल्स का प्रोडक्शन और परिपक्वन होता है। किंतु पक्षियों में यह विभेदन और परिपक्वन आंत्र से संबंधित बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस में होता है। अर्थात पक्षी बर्ड्स होते हैं उनमें इनका मैच्योरेशन होता है बी सेल्स का, वो बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस में होता है, जो एक इंटेस्टाइन आंत होती है उसका एक हिस्सा होता है, उसके अंतर्गत ये मैच्योर होती है बर्ड्स के अंतर्गत। हमारे शरीर में लगभग करोड़ों बी सेल्स का उत्पादन बोन मैरो में होता है। जो अधिकांश संख्या में बी सेल्स सेकेंडरी लिम्फोटिक ऑर्गन्स जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन और पियर्स पैचेज में पाई जाती है। अर्थात इनका प्रोडक्शन होने के बाद, मैच्योरेशन होने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लिम्फ नोड, स्प्लीन, पियर्स पैचेज में पहुंच जाती है। वहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस, पैथोजेंस को ट्रैप करने का काम करती है और नष्ट करती है। प्रत्येक बी सेल्स पर लगभग 2 लाख से 5 लाख तक एंटीजन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अर्थात बी सेल्स होती है, इनकी बाहरी सतह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अलग अलग एंटीजेंस से अभिक्रिया करने के लिए या उनसे जुड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनको सरफेस मार्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। CD के नाम से भी इनको जानते हैं, जिनको क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। अर्थात इन क्लस्टर्स में कुछ विभिन्नताएं होती है जिसके कारण एक ही प्रकार की सेल्स अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस से रिएक्ट करने में काम आती है।
किसी विशिष्ट एंटीजन द्वारा बी सेल्स उत्प्रेरित होकर क्रमिक रूप से विभाजित होकर अनेक प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स में निर्मित होती है। अर्थात ये बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स जैसे ही किसी एंटीजन के संपर्क में आती है या उनसे एक्सपोज होती है तो ये उत्प्रेरित होकर के प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स का निर्माण करती है। आगे चल कर के ये प्लाज्मा सेल्स विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, जबकि मेमोरी सेल्स शरीर में रह कर के दोबारा से इन्फेक्शन होने पर उसको याद रखती है और उस पर तेज़ी से आक्रमण करने में या उसको नष्ट करने में भाग लेती है एंटीबॉडीज़ के द्वारा। तो इस प्रकार से बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होकर वहीं पर मैच्योर होती है और इसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहुंच करके एंटीजन पैथोजेंस को नष्ट करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट सेल्स। ये टी लिम्फोसाइट सेल्स भी हैं, इनका भी उद्गम बोन मैरो में होता है जिस प्रकार से बी लिम्फोसाइट्स का होता है, लेकिन इनका परिपक्वन बोन मैरो में न होकर के थाइमस ग्लैंड्स के अंदर होता है। इसी कारण इसको टी लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन हेतु जो फैक्टर्स या कारक जिम्मेदार होते हैं वो थाइमस ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थाइमस ग्लैंड्स होती है टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन, प्रोलिफरेशन अर्थात इनकी संख्या में वृद्धि, डिफरेंशिएशन विभेदन हेतु एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रदान करने में सहायक होती है। तो टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से निर्मित होकर के ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाती है और वहां पर थाइमस ग्लैंड्स इनके परिपक्वन हेतु एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में सहायक होता है। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स होती है वे वी सेल्स के प्रोलिफरेशन तथा एंटीबॉडी प्रोडक्शन पर नियंत्रण रखती है। अर्थात टी सेल्स होती है वे वी सेल्स के ऊपर कंट्रोल रखती है। मैच्योर टी सेल्स पर विभिन्न प्रकार के क्लस्टर्स पाए जाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा टी रिसेप्टर्स और के नाम से जाना जाता है। संचरण करने वाली टी सेल्स में 90 से 95% अल्फा बीटा टी सेल्स तथा 5 से 10% गामा डेल्टा टी सेल्स पाई जाती है। टी सेल्स विभिन्न प्रकार की होती है, अर्थात ये किस प्रकार से काम करती है टी सेल्स उसके आधार पर इनको अलग अलग रूप से डिवाइड भी किया जा सकता है। जैसे टी हेल्पर सेल्स, ये टी सेल्स बी सेल्स के प्रोडक्शन हेतु जिम्मेदार होती है। टी हेल्पर अर्थात बी सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करने में सहायक होती है, इसलिए इनको टी हेल्पर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है टी सप्रेसर सेल्स। ये टी सप्रेसर सेल्स होती है विभिन्न प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाओं में गतिरोध उत्पन्न करती है, अर्थात उन अभिक्रियाओं को सप्रेस करने का काम करती है। इसी कारण इन्हें टी सप्रेसर सेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टी सेंसिटाइज्ड सेल। ये टी सेंसिटाइज्ड सेल इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम जैसे ही एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये सेल्स सेंसिटाइज हो जाती है, संवेदी हो जाती है और ये उनको नष्ट करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है, इसलिए इनको टी सेंसिटाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये सेल्स से डायरेक्ट ही एंटीजन को ट्रैप करके पैथोजन को ट्रैप करके उसको नष्ट कर देती है, इसके कारण को टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, टी सेंसिटाइज्ड सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स के विभिन्न रूप होते हैं जो विभिन्न प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाओं में काम आती है। इसके अलावा टी सेल्स की जो पॉपुलेशंस होती है, संख्या होती है, ये विभिन्न प्रकार के कारक या फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा प्रभावित भी होती रहती है, अफेक्टेड भी होती रहती है। जैसे मैलिग्नेंसी, ऑटो इम्यून डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, पॉल्यूटेंट, एंटीबायोटिक्स एंड जीनोबायोटिक्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये टी सेल्स की संख्या पर
को अफेक्टेड करने का काम करती है, टी सेल्स की संख्या को अफेक्टेड करने का काम करती है। मैलिग्नेंटी विभिन्न प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं वो बॉडी के अंदर बन जाते हैं, ये इन टी सेल्स की पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। ऑटोइम्यून डिजीज शरीर के अंतर्गत स्वयं के ऊतकों के प्रति जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उसको ऑटोइम्यून डिजीज के नाम से जाना जाता है। वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है वायरस के अटैक के कारण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियाओं के द्वारा, कोई अन्य परजीवियों के द्वारा इन्फेक्शन, प्रदूषण है। एंटीबायोटिक्स होती है, विभिन्न प्रकार की बायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, जीनोबायोटिक्स होती है, विभिन्न प्रकार के जैविक टॉक्सिन्स होते हैं, उनके द्वारा इन टी सेल्स की पॉपुलेशन को प्रभावित किया जाता है। जैसा कि HIV इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें CD4 सेल्स होती है, ये उनकी संख्या कम हो जाती है, जबकि CD8 सेल्स होती है उनकी संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जो इनके रेशो को प्रभावित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से टी सेल्स विभिन्न प्रतिरक्षी अभिक्रियाओं में सहायक होती है। नेक्स्ट है नल सेल्स, या इनको नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है, NK सेल्स। ये डायरेक्ट ही किसी एंटीजन या पैथोजन को नष्ट करने में सहायक होती है, इसी कारण इनको NK सेल या नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये NK सेल्स होती है, ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जिसको इंटरल्यूकिन्स के नाम से जाना जाता है का सीक्रेशन करती है, और ये इंटरल्यूकिन्स होती है बी सेल्स के प्रोडक्शन को इंड्यूस करती है। विभिन्न प्रकार के बायो रिएक्शंस इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती है उनके एग्रीगेशन को इंड्यूस करती है, और इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट रूप से किसी एंटीजन को नष्ट करने में सहायक होती है। इस कारण को NK किलर सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये सामान्य प्रकार की एक सेल्स होती है जिनमें बड़े आकार का एक न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होती है, इस पर जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नल सेल्स भी इम्यून सिस्टम में सहायक होती है। नेक्स्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल का उद्गम भी हीमोपोइटोसिस प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स से होता है, जिन्हें प्रोमोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये प्रोमोसाइट रक्त में परिसंचरित होकर इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स में पहुंचती है, यहाँ से परिपक्व एवं डिफ्रेंशिएट होकर मास्ट सेल में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ये सक्सेसिवली रूप से प्रोमोसाइट सेल्स होती है, ये डिफ्रेंशिएट एवं विभेदित होकर के लास्ट में मास्ट सेल में परिवर्तित हो जाती है और इम्यून सिस्टम में विभिन्न प्रक्रियाओं को के संपन्न कराने में सहायक होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि ये मास्ट सेल्स होती है, सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक ये बड़े आकार का न्यूक्लियस होता है जिसमें DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स पाई जाती है, गोल्जी बॉडी यहाँ पर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से एक ये मास्ट सेल्स होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये मास्ट सेल्स होती है इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स में पहुंचती है और वहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के एंटीजनों से अभिक्रिया करती है और उनको नष्ट करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेज कोशिकाएं। जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा था, ये मैक्रोफेजेज कोशिकाएं बड़े आकार की कोशिकाएं होती है जो हमारे इन्नेट, ह्यूमरल एवं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही प्रकार की इम्यूनिटीज में भाग लेती है और विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस, एंटीजेंस को फैगोसाइटिक क्रिया के द्वारा निगलकर उनको नष्ट करने में सहायक होती है। मैक्रोफेजेज सभी अंगों में वितरित रहती है, जैसे लीवर में कप्पर सेल्स, सोई ऊतक में हिस्टोसाइट्स, मस्तिष्क में माइक्रोग्लिया सेल्स, किडनी में मीजोग्लिया सेल्स और लंग्स में आल्वियोलर सेल्स के रूप में पाई जाती है। अर्थात ये मैक्रोफेजेज कोशिकाएं होती है, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें अलग अलग नाम से इनको नाम दिया जाता है और उन ऑर्गन्स के
एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने का काम ये करती है। ये विभिन्न प्रकार की टूटी फूटी सेल्स को फैगोसाइटिक द्वारा निगल करके नष्ट करती है। इसी प्रकार कोई पैथोजन इन अंगों पर अटैक करता है तो उनको भी ये निगल करके नष्ट करने में सहायक होती है। मैक्रोफेजेज का उद्गम अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में हीमोपोइटोसिस स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। ये प्रोमोसाइट्स के रूप में होती है और यहाँ से ये 1 से 2 डेज में मोनोसाइट्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मोनोसाइट विभिन्न ऊतकों में माइक्रोग्लिया, हिस्टोसाइट, कफर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के रूप में स्थापित हो जाती है। अर्थात इनका नाम ऑर्गन के आधार पर अलग अलग नाम दिया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर भी सामान्य प्रकार की होती है, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसके अंतर्गत डीएनए होता है, इसमें लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम की मात्रा अधिक होती है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की फैगोसाइटिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है, एंटीजन को निगलती है और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा उनको पचा करके नष्ट करने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये मैक्रोफेजेस कोशिकाएं होती है, ये विभिन्न प्रकार की इम्यून अभिक्रियाओं में भाग लेती है। इन मैक्रोफेजेस कोशिकाओं पर ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिससे ये इम्यूनोग्लोबिन तथा कॉम्प्लीमेंट इनसे जुड़ जाता है। मैक्रोफेजेज बाउंड हीलिंग में महत्वपूर्ण होती है। मैक्रोफेजेज बैक्टीरिया, वायरस सेल्स को निगलकर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती है। इनके द्वारा इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सीक्रेशन किया जाता है। ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के मरम्मत में भी सहायक होती है। तो इस प्रकार से फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा ये मैक्रोफेजेस कोशिकाएं पैथोजेंस और एंटीजेंस को नष्ट करती है और इम्यून सिस्टम में के एनहेंस करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम में अनेक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, जैसे आपने पढ़ा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स जिन्हें नल सेल्स भी कहते हैं, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, ये सभी हमारे इम्यून सिस्टम में को एनहेंस करने में सहायक होती है और इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं होती है। थैंक्स।